नमस्कार। चलिए आज एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल को समझते हैं। क्या भारत अपनी सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना सकता है? और अगर हाँ, तो क्या इसके लिए हमारे पास सच में उतनी बिजली है? आइए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए अगर भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हर एक गाड़ी, हाँ लगभग 30 करोड़ गाड़ियां कल सुबह अचानक से पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक हो जाएं, तो क्या होगा? ऐसा करने के लिए हमें हर साल लगभग 450 टेरावाट घंटे यानी 450 TWH अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अब ये 4500 टेरावाट घंटे कितना होता है? ये भारत के मौजूदा बिजली उत्पादन में सीधे सीधे 27% का इजाफा है। अब ये सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट है एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे समीकरण को, पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देता है। यहीं पर सारा खेल बदलता है। देखिए, हमारी जो पारंपरिक पेट्रोल या डीजल गाड़ियां हैं ना, उनका इंजन 70 से 75% एनर्जी तो सिर्फ गर्मी बनकर बर्बाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी 85 से 90% एनर्जी सीधे पहियों तक पहुंचाती है। मतलब वेस्टेज बहुत ही कम। इससे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मान लीजिए पारंपरिक इंजन एक लीक करने वाला पाइप है जिसमें से ज्यादातर पानी रास्ते में ही बह जाता है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक नया मजबूत पाइप है जो कम पानी लेकर भी पूरा काम करती हैं। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस ज़बरदस्त एफिशिएंसी की वजह से अगर हम 100% इलेक्ट्रिक हो भी जाएं, तो हमें आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितनी कुल एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसका सिर्फ 30 से 35% ही बिजली के रूप में चाहिए होगा। जी हाँ, ज़्यादा नहीं, बल्कि बहुत कम ऊर्जा। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि हमें कुल मिलाकर कम एनर्जी चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये जो अतिरिक्त बिजली चाहिए वो आएगी कहाँ से? तो वो जो 450 टेरावाट घंटे की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए भारत को करीब 250 गीगावाट की नई सोलर पावर कैपेसिटी स्थापित करनी होगी। अब सवाल है, ये 250 गीगावाट आएगा कहाँ से? इसका एक बड़ा जवाब है। अगर भारत के करीब 8.5 करोड़ घर अपनी छतों पर सोलर पैनल लगा लें। अब 8.3 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन अगर इसे पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भारत के कुल घरों का 30% से भी कम है। मतलब ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो चलिए अब इस रूफटॉप सोलर वाले आइडिया को इसके पारंपरिक विकल्प यानी नए कोयला पावर प्लांट के सामने रखकर देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर है। ये आंकड़े असल में पूरी कहानी खुद ही बता देते हैं। रूफटॉप सोलर के लिए सरकार को सब्सिडी पर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का एक मुश्त खर्च करना होगा। वहीं उतनी ही बिजली बनाने के लिए नए कोयला प्लांट लगाने की लागत 10 से 14 लाख करोड़ रुपए तक आती है। लेकिन फर्क सिर्फ लागत का नहीं है। पहला, टाइम। एक कोयला प्लांट बनने में 7 से 10 साल लगते हैं, जबकि छत पर सोलर पैनल सिर्फ 30 से 45 दिनों में लग जाता है। दूसरा, लॉस। रूफटॉप सोलर में बिजली वहीं बनती है जहां इस्तेमाल होती है, तो ट्रांसमिशन का कोई नुकसान नहीं होता। और तीसरा, ये हमारे पावर ग्रिड को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाता है। अब चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसे देश की अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखते हैं। ये फैसला सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक निवेश है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है क्लीन एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर का कुल खर्च, करीब 15 से 19 लाख करोड़ रुपए, जो अगले 15-20 सालों में लगेगा। और दूसरी तरफ है वो पैसा जो भारत सिर्फ 8 साल में तेल खरीदने पर खर्च कर देता है। बात साफ है, क्लीन एनर्जी में निवेश करना तेल आयात के बिल से भी सस्ता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करना मतलब देश के लिए एक संपत्ति, एक एसेट बनाना है, जबकि तेल के इंपोर्ट पर निर्भर रहना हमारे भविष्य पर एक कभी न खत्म होने वाले टैक्स की तरह है। और इस टैक्स के साथ कुछ और छिपी हुई लागतें भी जुड़ी हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जिसकी वजह से देश को हर साल अपनी जीडीपी का 3% नुकसान होता है। और सबसे दुखद, लगभग 16 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाती हैं, भारत की ऊर्जा संप्रभुता यानी एनर्जी सॉवरेनिटी। एक ऐसा भविष्य जहां भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। तो आज
भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है राष्ट्रीय संपत्ति बनाने का और दूसरा है अपने भविष्य पर लगातार टैक्स चुकाते रहने का। अब सवाल यह है कि देश कौन सा रास्ता चुनेगा।